अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखते हैं पोटेशियम की रेगुलेशन के बारे में, ठीक है। अब पोटेशियम रेगुलेशन क्या होता है, देखें नॉर्मल हमारे ब्लड में पोटेशियम कितनी होती है, ठीक है। सीरम में पोटेशियम कितनी होती है, अगर आप कोई भी यूसी करवा लें उसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आता है। पोटेशियम कितनी होनी चाहिए, आप कितनी एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए? 3.5 टू 4.5, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पोटेशियम जो है नॉर्मली ज़्यादा कहाँ होती है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में होती है या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में होती है? ये इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में होती है, ठीक है। 98% ऑफ पोटेशियम इज़ प्रेजेंट इन सेल्स, ठीक है। सेल्स आर द बैग्स ऑफ पोटेशियम, ये ठीक है। 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है से इंट्रासेलुलरली पोटेशियम प्रेजेंट होती है। बाकी बिल्कुल 2%, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है, जो कि 3.5 टू 4.5 होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद रखिए। अब अगर इसमें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो जाए एक्स्ट्रा सेलुलरली, ठीक है, अब इंट्रासेलुलरली कहीं कभी कभी बाहर आ जाए या बाहर से अंदर चली जाए पोटेशियम, ठीक है, तो अंदर जो है जो उसमें इंट्रासेलुलरली ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, तो क्योंकि उसमें जो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलरली बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट अगर उसमें चेंज आ जाए ना, ये बिल्कुल ही लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये पोटेशियम शिफ्ट का टॉपिक, पोटेशियम रेगुलेशन का टॉपिक पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये आप समझ लेते हैं। अब इसमें कुछ होते हैं, कुछ फैक्टर जो है हाइपरकेलीमिया करवाते हैं, कुछ हाइपोकेलीमिया करवाते हैं। अब किस तरह करवाते हैं ये देखें। ये जो है इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है, ठीक है। अगर इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम आ जाए तब क्या होगा? हाइपरकेलीमिया होगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर पोटेशियम चला जाए तब क्या होगा? हाइपोकेलीमिया होगा, ठीक है। अब ये कुछ फैक्टर होते हैं, ये चीज़ें करवाते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे आप समझ लें इंसुलिन। अब इंसुलिन अगर आप किसी बंदे को दे रहे हैं तब क्या होगा? तब इंसुलिन क्या करवाती है? एक तो ग्लूकोज की जो है शिफ्ट करवाती है इंट्रासेलुलर, वो तो इसका अलग काम है। दूसरा इसका ये भी काम होता है कि पोटेशियम को जो है इंट्रासेलुलरली शिफ्ट करती है, ठीक है। अगर कोई भी बंदा हमारे पास डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का आता है ना, डीके का, तब उसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड्स देते हैं, उसकी हाइड्रेशन को सही करते हैं। दूसरा हम उसको ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करते हैं। किस तरह करते हैं? हम इंसुलिन देते हैं। अब ज़्यादा इंसुलिन देने की वजह से उसको रिस्क रहता है कि हाइपोग्लाइसीमिया भी हो हाइपोकेलीमिया हो सकती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम पोटेशियम भी उसके साथ साथ देते हैं इंसुलिन के साथ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इंसुलिन क्या करवाती है? ये जो है हाइपोकेलीमिया करवा सकती है। क्यों करवा सकती है? क्योंकि पोटेशियम को जो है इंट्रासेलुलरली इंसुलिन शिफ्ट करती है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये किस तरह करती है इंसुलिन शिफ्ट, ये समझ लेते हैं। अब होता क्या है, हमारी जो सेल्स पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्या करते हैं? 3 सोडियम को आउटवर्ड पुश करते हैं और 2 पोटेशियम इनवर्ड लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी ये देखें, ये वाला चैनल है, 3 पोटेशियम आउट और 3 सोडियम आउट और 2 पोटेशियम इन, ठीक है। अगर इसकी जो है एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ज़्यादा ये काम करेंगे, ठीक है, सोडियम को ज़्यादा बाहर करेंगे, पोटेशियम को ज़्यादा इन करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा अगर पोटेशियम को इनवर्ड लेकर जाएंगे तो बाहर सीरम में पोटेशियम कितनी रह जाएगी? थोड़ी सी रह जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोकेलीमिया होगा, ठीक है। अब इसमें जो है कोई भी फैक्टर सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी को बढ़ा दे, ठीक है, अब वो जो है हाइपोकेलीमिया करवा सकता है। अब वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? जैसे इंसुलिन अगर किसी बंदे को हम दें तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बीटा एगोनिस्ट दें तब सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तब क्या करेंगे?
अब इंसुलिन और बीटा एगोनिस्ट जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। इसकी अगर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सोडियम ज़्यादा बाहर आएगा, पोटेशियम ज़्यादा इनवर्ट चला जाएगा, ठीक है। अब पोटेशियम ज़्यादा इनवर्ट जाएगा तो बाहर हाइपोकैलेमिया होगा, ठीक है। तो इस वजह से इंसुलिन और बीटा एगोनिस्ट इस मैकेनिज़्म के थ्रू हाइपोकैलेमिया करवा सकते हैं। दूसरे कुछ फैक्टर हैं जैसे अल्कलीमिया, ठीक है, ये आप समझ लें। अब अल्कलीमिया में क्या होता है, बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन की कमी होती है, ठीक है। सीरम में हाइड्रोजन आयन की कमी होगी, तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन और पोटेशियम एक्सचेंजर क्या करवाता है, ये हाइड्रोजन को बाहर लेकर आता है और पोटेशियम को अंदर लेकर जाता है, ठीक है। अब अगर बाहर जो है सीरम में अगर हाइड्रोजन आयन की कमी हो जाए तब क्या होगा, इस चैनल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये ज़्यादा जो है एसिड बेस को नॉर्मलाइज़ करने के लिए, एसिड को नॉर्मलाइज़ करने के लिए अल्कलीमिया को नॉर्मलाइज़ करने के लिए ज़्यादा जो है एसिड को बाहर लेकर आएगा। अब अगर ज़्यादा बाहर लेकर आएगा तो पोटेशियम भी तो उतना अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। तो इस मैकेनिज़्म के थ्रू हाइपोकैलेमिया हो सकती है। और दूसरा जो है हाइपोओस्मोलरिटी। अब हाइपोओस्मोलरिटी किस तरह करवाती है समझ लें। कोई बंदा जो है अगर ज़्यादा जो है पानी पी रहा है, या उसको आप ज़्यादा जो है उसको आप हाइपोटोनिक सलाइन लगा रहे हो, तब क्या होगा, उसकी जो है सीरम की ओस्मोलरिटी कम हो जाएगी, ठीक है, हाइपोओस्मोलर होगा। अब मैंने आपको बताया कि ओस्मोसिस होती है वाटर की, फ्रॉम लो ओस्मोटिक इन्वायरमेंट टू हाई ओस्मोटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। लो सोल्यूट इन्वायरमेंट टू हाई सोल्यूट इन्वायरमेंट वाटर को जो है फ्लो करता है। अब अगर वाटर कहीं भी फ्लो करेगा ना, तो पोटेशियम को ज़्यादा मतलब खुद के साथ ड्रैग कर जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोओस्मोलर इन्वायरमेंट अगर बाहर बन रहा है, अंदर हाइपर ओस्मोलर इन्वायरमेंट है, तो वाटर जो है इनवर्ट चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। वाटर जो है अगर चला जाएगा तो पोटेशियम को भी साथ में लेकर जाएगा। अगर पोटेशियम को साथ लेकर जाएगा तो बाहर सीरम में तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, हाइपोओस्मोलरिटी भी हाइपोकैलेमिया करवाती है, ठीक है। अब हाइपोकैलेमिया के फैक्टर मैंने आपको बताए थे कौन कौन से हो सकते हैं। यस, ये देख लें यहाँ पे। अब हाइपोकैलेमिया कौन कौन से फैक्टर करवा सकते हैं। एक तो बीटा एगोनिस्ट और इंसुलिन किस तरह करवाते हैं, मैंने आपको बताया, सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। दूसरा अल्कलीमिया किस तरह करवाते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर की एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा हाइपोओस्मोलरिटी किस तरह करवाती है, वाटर को खुद के साथ ही ड्रैग करेगी पोटेशियम को, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर होते हैं, ये आप याद रखिएगा। एक इंसुलिन, बीटा एगोनिस्ट और एल्किलोसिस और हाइपोओस्मोलरिटी, ठीक है। ये क्या करवाते हैं, पोटेशियम को सेल के अंदर लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम की कमी हो जाती है, ठीक है। मैकेनिज़्म मैंने आपको बता दिया। अब कुछ फैक्टर जो होते हैं हाइपरकैलेमिया करवाते हैं। अब हाइपरकैलेमिया किस तरह करवाते हैं ये आप समझ लें। कुछ अगर सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी कम हो जाए, ठीक है, तब सोडियम पोटेशियम जो है इनवर्ट नहीं आएगा, बाहर ही बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपरकैलेमिया होगा। ये कौन कौन से करवाते हैं, एक तो बीटा ब्लॉकर करवाता है, ठीक है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तब भी हो सकता है ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस की एक्टिविटी कम हो सकती है। और दूसरा, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें डाइजोक्सिन के साथ, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा एसिडीमिया में बाहर अगर एसिड अगर ज़्यादा है, ठीक है,
अगर ज़्यादा है तब ये चैनल काम नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, अगर एसिड ज़्यादा है बाहर की तरफ तो एसिड अंदर आएगा, एसिड अंदर आएगा, एज अ रिज़ल्ट पोटेशियम बाहर जाएगा, ठीक है। तो एसिडीमिया भी करवाता है। सक्सिन एल्कोहे सोडियम को अंदर लेकर आता है और पोटेशियम को बाहर लेकर जाता है, ठीक है। अगर ये सक्सिन एल्कोहे इस ट्रांसपोर्टर को स्टिमुलेट कर देता है तब उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा हाइपर ओस्मोलरिटी में वाटर जो है बाहर की तरफ आएगा, सेल्स श्रिंक करेंगे, वाटर जो है उसके साथ जो है पोटेशियम भी लेकर आएगा। सेल्स की लाइसिस हो जाए, सेल्स के अंदर जितना भी मटेरियल होगा बाहर आ जाएगा। सेल्स के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम ज़्यादा बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाइपरकैलेमिया हो सकता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। बीटा ब्लॉकर, हाइपोइंसुलिनीमिया एंड डाइजोक्सिन, एसिडोसिस, सक्सिन एल्कोहे, सेल लाइसिस और हाइपरटोनिकसिटी, ठीक है। ये क्या करवाती हैं, हाइपरकैलेमिया करवाती हैं। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।